नमस्कार दोस्तों और एड्यू सचिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर प्रांतों में से एक बंगाल की मालिक कैसे बन बैठी। आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत बिल्कुल खोल के रख देंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने पुर्तगालियों के सफर को समझा था। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बंगाल पर अंग्रेजों की विजय को बिल्कुल गहराई से हर एक पहलू को छूते हुए समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर भारत में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। यहीं की जीत और यहीं से मिले पैसे ने ही अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा करने की ताकत दी। तो अगर हमें आधुनिक भारत का इतिहास समझना है, तो बंगाल की कहानी को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक और महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप स्क्रीन पर है। हम कहानी को बिल्कुल शुरू से उठाएंगे, 1717 की पृष्ठभूमि से। फिर हम उस चिंगारी को देखेंगे जो सिराज उद दौला के आने से भड़की। इसके बाद हम इतिहास के दो सबसे बड़े मोड़, प्लासी और बक्सर का विश्लेषण करेंगे। और अंत में हम अंग्रेजों की उस अनोखी व्यवस्था, द्वैध शासन को समझेंगे और देखेंगे कि इस पूरी कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। देखिए, किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए उसके पीछे का माहौल या बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होता है। आखिर बंगाल में ऐसा क्या था कि वो अंग्रेजों के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया, और उस समय वहां के हालात कैसे थे? तो देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और उसके सूबेदार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। बंगाल में इसकी शुरुआत की मुर्शिद कुली खान ने। 1717 तक वो बंगाल के लगभग स्वतंत्र शासक बन चुके थे, भले ही नाम के लिए वो मुगलों के अधीन थे। उनके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन और फिर बेटे सरफराज खान ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके दौर में बंगाल को धरती का स्वर कहा जाता था। यहां से कपड़ा, रेशम, शोरा और अफीम का जबरदस्त व्यापार होता था, जिससे यह प्रांत बेहद अमीर था। और इसी दौर में 1717 में अंग्रेजों के हाथ एक जैकपॉट लगा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर, जो उस समय बीमार थे, उनका इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर ने किया। इससे खुश होकर बादशाह ने कंपनी को एक स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया। सोचकर देखिए, सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले कंपनी को पूरे बंगाल में बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए व्यापार करने की आजादी मिल गई। इसी फरमान के तहत उन्हें दस्तक यानी पास जारी करने का अधिकार भी मिला। लेकिन यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू हुई। कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। यह फरमान अंग्रेजों के लिए एक हथियार और नवाब के लिए सिरदर्द बन गया। 1740 में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया। अलीवर्दी खान, जो बिहार के नायब सूबेदार थे, ने गिरिया के युद्ध में नवाब सरफराज खान को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अलीवर्दी खान एक बेहद काबिल, दूरदर्शी और मजबूत शासक थे। वो यूरोपियों की असलियत और उनके इरादों को बखूबी समझते थे। अलीवर्दी खान ने आते ही बंगाल की स्वायत्तता को और मजबूत किया और मुगल बादशाह को टैक्स भेजना बंद कर दिया। उनके शासन का बड़ा हिस्सा मराठों के हमलों का सामना करने में गुजरा। आखिर में 1751 में उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मराठों से संधि कर ली, जिसमें उन्हें उड़ीसा का हिस्सा और सालाना चौथ यानी टैक्स देना पड़ा। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था यूरोपियों पर लगाम कसना। उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को साफ साफ कह दिया कि आप यहां व्यापार करने आए हैं, व्यापारी बनकर रहें। अपनी फैक्ट्रियों को किला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अलीवर्दी खान की यूरोपियों को लेकर जो नीति थी, वो इस एक वाक्य में पूरी तरह समा जाती है। वो जानते थे कि इन कंपनियों से व्यापार में बंगाल को बहुत फायदा है, ये शहद देने वाली मधुमक्खियां हैं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर इन्हें ज्यादा आजादी दी, खासकर सैन्य ताकत बढ़ाने की, तो ये डंक मारकर सब कुछ तबाह कर सकती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी संतुलन को बनाए रखा। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अलीवर्दी खान का बनाया हुआ संतुलन बिगड़ जाता है। 1756 में उनकी मृत्यु के बाद एक नया युवा नवाब गद्दी पर बैठता है और बंगाल का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए देखते हैं कि ये चिंगारी कैसे भड़की। 1756 में अलीवर्दी खान के नाती सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल की उम्र में नवाब बने। वो जोशीले थे, लेकिन अनुभव की कमी थी और उनके दुश्मन भी बहुत थे।
जिनमें उनकी अपनी मौसी घसीटी बेगम भी शामिल थी। अंग्रेजों ने सोचा कि यह सही मौका है अपनी ताकत बढ़ाने का। उन्होंने नवाब के आदेश की परवाह न करते हुए कलकत्ता में अपनी बस्ती की किलेबंदी तेज कर दी। ये सीधे सीधे नवाब की सत्ता को चुनौती थी। सिराज ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और एक बड़ी सेना लेकर निकल पड़ा। पहले उसने कासिम बाजार में अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा किया और फिर 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम को भी जीत लिया। ये सिराजुद्दौला के लिए एक बड़ी जीत थी। उसने अंग्रेजों को कलकत्ता से खदेड़ दिया था। इस जीत की याद में उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अपने नाना अली वर्दी खान के नाम पर अली नगर रख दिया। उसने अपने एक अधिकारी माणिक चंद को वहां का प्रभारी बनाया और खुद वापस मुर्शिदाबाद लौट आया। उसे लगा कि उसने अंग्रेजों को सबक सिखा दिया है। इसी कलकत्ता विजय के साथ एक बहुत ही विवादित घटना जुड़ी हुई है, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी जेजेड हॉलवेल के अनुसार नवाब की सेना ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक 18x14 फीट की छोटी सी कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो दम घुटने से 123 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहां एग्जाम के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक तरफा कहानी है। उस समय के प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी किताब में ऐसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि वे नवाब के खिलाफ बदले की कार्रवाई को सही ठहरा सकें। कलकत्ता हाथ से जाने की खबर जैसे ही मद्रास पहुंची, कंपनी में हड़कंप मच गया। वहां से रॉबर्ट क्लाइव, जो एक मामूली क्लर्क से एक बड़ा सैन्य अधिकारी बन चुका था, और एडमिरल वॉटसन एक शक्तिशाली सेना लेकर बंगाल के लिए रवाना हुए। यहां क्लाइव ने अपनी सैन्य ताकत से ज्यादा अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने कलकत्ता के प्रभारी माणिकचंद को भारी रिश्वत दी और बिना एक भी गोली चलाए जनवरी 1757 में कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस अचानक पलटवार से नवाब सिराजुद्दौला घबरा गया और उसे फरवरी 1757 में अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक अली नगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि ने न सिर्फ अंग्रेजों के सारे पुराने अधिकार वापस दिलाए, बल्कि उन्हें किलेबंदी करने और अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया। और अब हम भारतीय इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जिसने भारत की गुलामी की कहानी लिख दी, प्लासी का युद्ध। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह मैदान में जीती गई कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये बंद दरवाजों के पीछे हुई एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा धोखा था। इस स्लाइड में जो तस्वीर दिख रही है वो इस पूरी साजिश को बहुत अच्छे से समझाती है। रॉबर्ट क्लाइव समझ चुका था कि सिराज की 50,000 की सेना को मैदान में हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसने धोखे का रास्ता चुना। उसने नवाब के दरबार में बैठे असंतुष्ट और लालची लोगों से संपर्क साधा। इनमें सबसे प्रमुख था नवाब का सेनापति मीर जाफर, जो खुद नवाब बनना चाहता था। उसका साथ दिया नवाब के दीवान राय दुर्लभ, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ और एक व्यापारी अमीर चंद ने। क्लाइव ने इन सबको बड़े बड़े वादे किए और नवाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार कर लिया। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। नवाब सिराजुद्दौला की तरफ लगभग 50,000 सैनिक थे, लेकिन उनका साथ देने वाले वफादार सेनापति सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल ही थे। दूसरी तरफ क्लाइव के पास मुश्किल से 3,000 सैनिक थे। लड़ाई शुरू हुई और नवाब के वफादार सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन फिर मीर जाफर, जो नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा कमांड कर रहा था, अपनी टुकड़ी के साथ चुपचाप खड़ा रहा। उसने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया, वो बस तमाशा देखता रहा। नतीजा वही हुआ जो साजिश में तय था। अपने ही सेनापति के धोखे से नवाब की सेना में भगदड़ मच गई। सिराजुद्दौला को अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी। ये अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक जीत थी, इसलिए नहीं कि वो सैन्य रूप से बेहतर थे, बल्कि इसलिए कि उनकी साजिश कामयाब हुई थी। इस एक घटना ने अंग्रेजों को व्यापारियों से बंगाल के किंग मेकर यानी राजा बनाने वालों की हैसियत में ला खड़ा किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इसी धोखे पर रखी गई थी। धोखे का इनाम मीर जाफर को मिला और वो बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन ये एक कांटों का ताज था। वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर क्लाइव के हाथों में थी। कंपनी ने उससे बंगाल, बिहार और ओडिशा में टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार, 24 परगना की जमींदारी यानी वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार और करोड़ों रुपए वसूले।
जब कंपनी की पैसों की भूख बढ़ती गई और मीर जाफर उसे पूरा नहीं कर पाया, तो उसने बेचैनी में डचों से हाथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को भी हरा दिया। अपने खिलाफ साजिश से नाराज होकर 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। प्लासी ने अंग्रेजों को किंग मेकर तो बना दिया था, लेकिन अब कहानी एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा युद्ध जो साजिश से नहीं बल्कि हथियारों के दम पर लड़ा गया और जिसने अंग्रेजों को बंगाल का निर्विवाद यानी अनडिस्प्यूटेड मालिक बना दिया। चलिए बक्सर की कहानी को समझते हैं। मीर कासिम मीर जाफर जैसा नहीं था। वो एक योग्य और स्वाभिमानी शासक था। अंग्रेजों ने उसे अपनी कठपुतली समझकर बिठाया था, लेकिन उसने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। इस टेबल में हम दोनों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। मीर कासिम ने सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, ताकि वो कंपनी के कलकत्ता ऑफिस के दखल से दूर रह सके। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देनी शुरू की और मुंगेर में बंदूकें और तोपें बनाने का कारखाना भी लगाया। लेकिन उसका सबसे बड़ा कदम था दस्तक के दुरुपयोग को रोकना। जब अंग्रेज नहीं माने, तो उसने सभी व्यापारियों, चाहे भारतीय हो या ब्रिटिश, के लिए बंगाल के अंदर व्यापार पर टैक्स ही खत्म कर दिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने अंग्रेजों के विशेष अधिकार को खत्म कर दिया। बस यही बात अंग्रेजों को चुभ गई और युद्ध तय हो गया। अंग्रेजों के साथ कई छोटी लड़ाइयों में हारने के बाद मीर कासिम बंगाल से भागकर अवध पहुंचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वहां अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो उस समय अवध में ही शरण लिए हुए थे, के साथ मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। ये उस समय की 3 बड़ी भारतीय ताकतों का अंग्रेजों के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस था। ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक आखिरी बड़ा और संगठित प्रयास था। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर के मैदान में इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की छोटी लेकिन अनुशासित सेना थी और दूसरी तरफ तीनों भारतीय शक्तियों की लगभग 40,000 की विशाल संयुक्त सेना। प्लासी के विपरीत यह एक असली और भयंकर युद्ध था, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर रणनीति, तोपखाने और अनुशासन के सामने यह गठबंधन टिक नहीं सका। अंग्रेजों ने एक शानदार जीत हासिल की। मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग गया और फिर कभी नहीं मिला, जबकि अवध के नवाब और मुगल बादशाह दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे हमेशा याद रखना है। एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है, भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव प्लासी ने नहीं बल्कि बक्सर ने रखी थी। प्लासी एक साजिश थी, एक धोखा था, लेकिन बक्सर एक शुद्ध सैन्य जीत थी। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसे उत्तर भारत की कोई भी ताकत अकेले या मिलकर भी नहीं हरा सकती। इसने अंग्रेजों को बंगाल का असली शासक बना दिया। बक्सर की शानदार जीत के बाद कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बंगाल का गवर्नर बना के भेजा। क्लाइव ने अब बंगाल पर शासन करने के लिए एक ऐसी अनोखी और चालाकी भरी व्यवस्था बनाई जो कानूनी तौर पर सही दिखे, लेकिन असली में बंगाल को लूटने का एक जरिया थी। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। क्लाइव ने हारे हुए पक्षों के साथ 2 संधियां की, जिन्हें इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। पहली संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई। क्लाइव ने चालाकी दिखाते हुए अवध का राज्य उसे वापस कर दिया, सिवाय इलाहाबाद और कड़ा के जिलों के। बदले में नवाब पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और एक रक्षात्मक संधि की गई। इस संधि के तहत अवध एक बफर स्टेट बन गया, जो अंग्रेजी बंगाल और मराठों के बीच एक दीवार का काम करता था। अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी डील। क्लाइव ने अवध से लिए गए इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए, लेकिन बदले में उसने बादशाह से जो हासिल किया वो अनमोल था। दूसरी संधि क्लाइव ने सीधे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की। बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए जगह दी गई और सालाना 26 लाख रुपए की पेंशन तय की गई। लेकिन इसके बदले में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी का मतलब था टैक्स या लगान वसूलने का कानूनी अधिकार। ये क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक था। अब कंपनी इस पूरे क्षेत्र से कानूनी तौर पर राजस्व वसूल सकती थी।
और इसी दीवानी से जन्म हुआ द्वैध शासन यानी दोहरी सरकार का। यह सिस्टम इस स्लाइड पर दिखाए गए गियर की तरह काम करता था। एक गियर था दीवानी यानी पैसा और राजस्व वसूलने का अधिकार जो कंपनी के पास था। दूसरा गियर था निजामत यानी प्रशासन, पुलिस और न्याय चलाने की जिम्मेदारी जो नवाब के पास थी। मतलब सारा पैसा और ताकत कंपनी के हाथ में और सारी जिम्मेदारियां बिना पैसे और ताकत के नवाब के हाथ में। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार जिम्मेदारी से और जिम्मेदारी अधिकार से पूरी तरह अलग कर दी गई थी। इस व्यवस्था का नतीजा बंगाल के लिए भयानक साबित हुआ। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी किसानों और कारीगरों से क्रूरतापूर्वक टैक्स वसूलते थे, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे। नवाब के पास जिम्मेदारी थी, लेकिन लोगों की भलाई के लिए पैसा नहीं था। इस लूट और अराजकता के कारण 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी मारी गई। इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इस दौर को डाकुओं का राज कहा है और पर्सिवल स्पियर ने इसे बेशर्मी और लूट का दौर बताया है। ये स्लाइड हमारी आज की पूरी कहानी का एक परफेक्ट सारांश है। 1717 के फरमान से अंग्रेजों ने एक व्यापारी के तौर पर ताकत बढ़ानी शुरू की। 1757 में प्लासी की साजिश ने उन्हें किंग मेकर बना दिया। 1764 में बक्सर की सैन्य जीत ने उन्हें असली विजेता बनाया और अंत में 1765 की इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन ने उन्हें प्रशासक बना दिया, जिनके हाथ में बंगाल की असली सत्ता थी। ये शोषण की व्यवस्था इतनी विनाशकारी थी कि खुद कंपनी को समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल पूरी तरह तबाह हो जाएगा और उन्हें कोई राजस्व नहीं मिलेगा। इसलिए 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर आया तो उसने इस दोहरी व्यवस्था को खत्म कर दिया और बंगाल का शासन सीधे कंपनी के हाथों में ले लिया। यहीं से भारत में कंपनी के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत होती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचना जरूरी है। बंगाल की जीत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, ये तो तय है, लेकिन क्लाइव द्वारा बनाई गई ये द्वैध शासन की व्यवस्था जो इतनी चालाक लगती थी, वो सिर्फ 7 साल में ही क्यों ढह गई? इस शोषण के सिस्टम में ऐसी क्या कमजोरियां थी? इसका जवाब और इसके बाद भारत में कंपनी राज का स्वरूप कैसे बदला, ये हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे। उम्मीद है आज की ये गहरी चर्चा सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।